बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ताइफ शहर के अंदर का टूर करवाएंगे। आइए मेरे साथ और देखते हैं ताइफ की खूबसूरती। बाकी इस जगह बेहतरीन होने का मतलब ये है कि जहाँ मुझे टेकरी की ऊंचाई में बेहतरीन होने का मतलब ये है कि जहाँ मुझे टेकरी की ऊंचाई मैसर जिससे दूर दूर तक दिखाओ मुमकिन मकान आम आबादी से बढ़कर है, जिसकी वजह से किसी और को गोली लगने का खतरा न होने के बराबर। मतलब की गाड़ियों में भागने का रास्ता सिर्फ एक ही है जो मेरी निगरानी में, वो देवगढ़ या पाली से इस तरफ आने का पसंद करेंगे। क्यों उनकी आमद का पेशगी पता चलाना नहायत आसान है। वहाँ ठिकाने का खास रास्ता एक ही है, जिस मकान में हम अपने रहने का चाह सकेंगे उस तक की गाड़ी मजबूरन उन्हें गाड़ियों को छोड़ना पड़ेगा और यूं उन्हें निशाना बनाना आसान हो जाएगा। सतीश ने कहा, हथियार उनके पास होंगे और अकेले के मुकाबले में उनकी तादाद ज्यादा है। मैंने कहा, हम उनसे किलोमीटर पर बैठे होंगे और पिस्तौल की गोली 40-50 के बाद हमें ऐसा होगा। अगर उनके पास इलेक्शन नहीं तब 300 मीटर वाला हाथी और कारगर फायर नहीं कर सकते। और सबसे बढ़कर मेरी राइफल पर उमदा किस्म का साइलेंसर लगा हुआ। उन्हें मालूम ही नहीं होगा फायर कहाँ से हो रहा है। वो छुरी लेता हुआ बोला, स्नाइपिंग तो जासूसी से भी मुश्किल काम है। तुम्हारा मंसूबा समझने के लिए दिमाग ही हिल गया है। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर तुम्हारी समझ में माड़ा मोटा मेरा मंसूबा आ गया है तो अपने दो साथियों को बड़ी सड़क पर पेट्रोल पंप के करीब मुतय्यन कर दो ताकि वो दुश्मन की आमद की पेशगी इत्तला कर। उसने हैरानी जाहिर की, अभी से? मैंने कहा, हो सकता है हम जैसे ही उनके बंदों के मोबाइल फ़ोन ऑन करें वो इस तरफ मुतवज्जे हो जाए। अगर ऐसा न हुआ तो हम खुद उन्हें फ़ोन करके मुतवज्जे करके मजबूर करेंगे कि वो हमें तलाश करने की कोशिश करें। जिस सतह के उनके ताल्लुकात हैं उनके लिए कॉल ट्रेस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो बोला, चलें गाँव की तरफ, और मैं अपने आदमियों से बात करता हूँ। मोबाइल फ़ोन कान को लगाते हुए वो कार की तरफ बढ़ गए। हम मोड़ काट कर वापस मुड़े और सड़क पर जाकर दूसरे रास्ते से गाँव में पहुँचे। वहाँ से बरह रास्त गाँव की तरफ गाड़ी का रास्ता मौजूद नहीं था। इस दौरान उसने अपने आदमियों को जरूरी तफसील बताई। आबादी में घुसते ही एक छोटी सी दुकान पर नजर पड़ी। कार रोक कर हम उतर गए। नमस्ते चाचा। बूढ़े दुकानदार को आदाब कहकर मैंने मतलूबा मकान के बारे में इस्तफसार किया कि वो किसका है। वो फौरन बोला, पुत्र, वो मकान 2 श्याम भोसले का है, मगर तुम क्यों पूछ रहे? मैंने कहा, चाचा, हमें चंद दिन रहने के लिए मिल सकता है। वो खौफजदा लहजे में बोला, ऐसा गलती से ही मत सोचना, वहाँ रात के समय रचना कुमारी और उसके शौहर महेश के भूत फिरते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आप हमारी कहानी पसंद कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक करने से और आपके कमेंट करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें अब पाकिस्तान के माया ऊंची आवाज में मौसीकी सुनते रहे। शोर शराबा सुनकर बेचारी रचना भी तमाशा देखने करीब गई। 2-3 ओबाश लड़कों ने उसे देखा तो उनकी नीयत खराब हुई। वो रात के वक्त उनके घर में घुस गए। महेश ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो बेचारा अकेला क्या कर सकता था। उन्होंने महेश की हत्या करके उसकी बीवी रचना की इज्जत खराब की और फिर उसका गला भी घोंट दिया। श्याम बेचारा जवान बेट और बुरा ख्याल किया जाता है जहाँ किसी का कत्ल हुआ। अलबत्ता दीन इस्लाम में ऐसी फजूलियात की कोई जगह नहीं। बदरू, बुरी आत्मा, भूत प्रेत, चुड़ैलें, परी, साया, पिछल बैरी वगैरह किस्से कहानियों की बातें सिर्फ जिन्नात का वजूद पर हक है, मगर उनके बारे में भी याद लोगों ने ज्यादातर अफसाने और झूठे वाकयात तलाश रखे। वरना हकीकत यही है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है और ऐसी कोई दूसरी मखलूक उससे बरतर नहीं हो सकती। दरवाजा खोलने वाला एक बूढ़ा था। हमने हाथ जोड़ते हुए प्रणाम कहा। जवाबी प्रणाम करते हुए वो सवालिया नजरों से हमारी शक्लें घूरने लगा। मैंने तस्दीक चाही, आपका नाम श्याम है? उसने आहिस्ता से सरीला किया। उसका गुमसुम चेहरा देखकर लग रहा था कि आज तक वो अपने जवान बेटे का गम दिल से नहीं निकाल सका। मैंने कहा, श्याम चाचा, हमें चंद दिन रहने के लिए आपके मकान की जरूरत है। उसने हकलाते हुए पूछा, वह कौन सा मकान? मैंने वजाहत की, खेतों के बीच बना हुआ मकान जिसकी 4 दीवारी सरकंडों की बनी हुई। उसके चेहरे पर अजियत हुई। वो अफसरदा लहजे में बोला, मगर पुत्र, वो तो मैं कता कलामी करते हुए बोला, हमें सब कुछ मालूम है श्याम चाचा, मगर बेफिक्र रहें, हम सिर्फ दिन के औकात में वहाँ रहेंगे
और आपको किराया भी देंगे। ये कहते हुए मैंने चंद बड़े नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। इतनी ज्यादा रकम देखकर वो हैरान रह गया। उसने कांपते हाथों से नोट पकड़े और शुक्रगुजार हुआ। धन्यवाद पुत्र, भगवान आपको सुखी रखे। हम वापस मुड़े और चक्कर काट कर मकान के सामने पहुंच गए। सुबह नाश्ते के बाद पानी का घूंट पीने का मौका तक नहीं मिला था और उस वक्त दोपहर होने वाली थी। मैंने कार से नीचे उतरते हुए सतीश को मुखातिब किया, तुम करीबी शहर से खाना ले आओ, चाय का राशन भी लेते आना, 2 गद्दे और लिहाफ भी लाना, क्योंकि रात गुजारने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। मैं जरा कमरे की सफाई कर। उसने इस बात में सर हिलाते हुए कार मोड़ ली, जबकि मैं कच्चे रास्ते पर चलता हुआ मकान की तरफ बढ़ गया। सरकंडों की बाड़ के बीचों बीच छोटा सा रास्ता छोड़ा गया था, जिसके दरमियान सरकंडों ही का बना हुआ दरवाजा लगा था, मगर उस वक्त दरवाजा टूटकर नीचे गिर चुका था। बाढ़ भी जगह जगह से खराब हो चुकी थी। छोटे से सहन में पत्तों का अंबार लगा था। एक कोने में हैंड पंप लगा हुआ था। मैंने चला कर देखा, थोड़ी सी कोशिश से पानी निकल आया था। वैसे भी वहाँ पानी की कमी नहीं थी, क्योंकि चंद किलोमीटर के फासले पर दरियाए खारी गुजर रहा था। कमरों के दरवाजे पर जंगालूद ताले लटके थे। मैंने जैसे ही एक ताले को पकड़कर हल्का सा झटका दिया, ताला आसानी से खुल गया। यकीनन वो ताले पहले ही कोई तोड़ चुका था और अब बस दिखावे के लिए कुंडों में लटके हुए थे। दरवाजे को धकेलते हुए मैंने अंदर कदम रखा। कमरा गर्द गुबार से अटा पड़ा था। वो कमरा अंदर से मजीद 2 हिस्सों में तकसीम था। आधा कमरा बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था और आधा नशिस्तगाह के लिए मुख्तस किया गया था, मगर वहाँ से फर्नीचर गायब था। बावर्ची खाने में भी चंद अध जली लकड़ियों और एक चूल्हे के सिवा कोई चीज दिखाई न थी। चूल्हे के अंदर लोहे का पाइप जड़ा हुआ था, जो छत से बाहर निकल गया था। यूं वहाँ लकड़ी जलाने से धुआं अंदर नहीं फैल सकता था। Got myself these headphones here. I actually shipped these all the way from America to here to Jeddah, Saudi Arabia straight. जलाने से धुआं अंदर नहीं फैल सकता था। मैंने दूसरे कमरे का जायजा लिया, वो भी खाली था। उसके साथ मल्लिका बैतुल खला भी था। मैं सहन में निकल आया, कीकर के दरख्त से चंद सब्ज टहनियां तोड़कर झाड़ू बनाया और कमरों की सफाई को जुट गया। सतीश के आने तक मैं कमरों की सफाई वगैरह कर चुका था। उसने आमद का ऐलान हॉर्न बजा कर किया था। मैं उसके पास पहुंच गया। कार की डिक्की और अकबी नशिस्त में रखा जरूरी सामान हम अंदर ले जाने लगे। एसरमन का बैग भी मैंने साथ ले जाना जरूरी समझा। सबसे पहले हमने डट कर खाना खाया और फिर ख्वाबगाह में गद्दे बिछा दिए। सतीश मोमबत्तियों के 2-3 पैकेट भी ले आया था। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए वजू करके असर की नमाज पढ़ी और फिर सतीश को साथ लेकर पहाड़ी की जानिब चला। वहाँ फायर के लिए मुनासिब जगह तलाश करके मैंने जरूरी फासले नापे और गुरूब आफ्ताब तक वापस लौटा। सतीश ने मोमबत्ती जला दी। मैं मगरिब पढ़ने लगा। काफी दिनों के बाद सजदा करने का मौका मिला था। शाम की नमाज मेरे साथ सतीश ने भी पढ़ी। नमाज के बाद वो थोड़ी देर गुमसुम बैठ रहा, फिर उसकी हल्की सी बड़बड़ाहट। जानते हो कितने अरसे के बाद ये नेमत मैसर हुई। मैंने कहा तुम चोरी छुपे तो पढ़ सकते हो। वो दुखी दिल से बोला, तुम्हारे चारों तरफ हर वक्त खतरा मंडरा रहा होता है, तभी डर लगता है कि किसी ने देख लिया तो भंडार टूट जाएगा। गहरा सांस लेते हुए मैंने चुपचाप चुना। वतन की खिदमत में जिनसे इबादत की लज्जत भी छिन जाती है, उनके बारे में वाहियात तबसरे करना तो निहायत आसान है, मगर कोई उनकी तरह सिर्फ एक दिन गुजार कर देखे तो उसे पता चले कि मुश्किल किसे कहती है, दुश्वारी क्या होती है। मौत के साए में ज़िंदगी गुजारना कितना वहशतनाक और तकलीफ और अज़ियत इस चिड़िया का नाम है। लम्हा भर के बाद उसकी आवाज़ उठी, मेरा नाम अब्दुल रशीद है, ताल्लुक़ लकी मरवत से, जहाँ 5 साल हो गए हैं। जब जहाँ रहा था तब बूढ़ी माँ और हामिला बीवी को घर छुड़ाया था। बाद में एक बच्ची हुई जिसकी तस्वीर ही देख सका। नामालूम सच में उसे देखना नसीब होगा या नहीं। मैंने उसे अफसरदगी से निकालने के लिए मज़ाहिया अंदाज में कहा, पख्तून। वो खफीफ अंदाज में बोला, लगता है पश्तो बोलना भी भूल गया। ये फ़िक्रा उसने खालिस मरवत पश्तो में अदा किया। पश्तो ज़बान भी थोड़े बहुत फ़र्क के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ कौमों में मुरव्वज है। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, सवात वगैरह की पश्तो अलग है। करक की खटक कौम का लहजा जुदा है। मरवत कौम का अपना अंदाज है। कोयटा वाले किसी और लहजे में पश्तो बोलते हैं और अहले वज़ीरिस्तान का लहजा सबसे मुख्तलिफ है। मैंने कहा, मादरी बोली कहाँ भूलती है दोस्त। उसने मौजू को थामे रखा, बोला, तुम भी पठान। मैं नफ़ी में सर हिलाते हुए हंसा। खालिस पंजाबी में पठान बीवी के हत्थे चढ़ गया और पश्तो सीखने लगा। आंखों के सामने पलबशा का मोहना चेहरा चमकने लगा। उसने इश्तियाक से पूछा, शादी कैसे हुई? मैंने जान छुड़ाना चाहिए, लंबी कहानी है या। वो मुझसे हुआ, लंबी रात काटने के लिए यकीनन मददगार साथ थे। उसका इश्तियाक देखते हुए मैंने पलबशे की। ये सामने नज़र आने वाला होटल ताइफ का कॉन्टिनेंटल होटल है, जो कि
ये सबसे बड़ा है ताइफ के अंदर। गोया दुश्मन से बातचीत की जा सके। मैं अजीत रॉय का मोबाइल फ़ोन ऑन करके मोहन भिमानी का नंबर ढूंढने लगा, जो महाराज मोहन के नाम से महफूज। अजीत रॉय भी बंदा था जिसे मैंने अपनी छोड़ दिया। कॉल करने पर पहले ही घंटी उठाई, करख्त आवाज़ सुनाई, ये तुम हो अजीत? मैंने मोबाइल का स्पीकर ऑन करते हुए धमकी अंदाज में कहा, नहीं, ये अजीत की गुर्बत करने वाला। वो बुराते हुए बोला, ओ तुम्हारी इतनी जुर्रत के बराह रास्त मुझसे राब्ता करने की हिमाकत कर ली। मैंने उसकी धमकी को पाँव की ठोकर में उड़ाते हुए कहा, देखो बे, अपनी हद में रहो। मैंने तुम्हारे कतूरे को वाज़ेह पैगाम देते हुए अपनी शर्त बता दी। एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर तबई मौत मरना चाहते हो तो रुकमनी से दूर रहो। ये जिस रोड पे मैं अभी जा रहा हूँ ये सीधा ताइफ के सियाहती मुकाम अल-शफा की तरफ जाती है, और ये जो दूसरी तरफ रोड है ये सीधा रियाज में जाती है। वो बमुश्किल धाड़ में से रहा। मैं उसकी हैसियत को गाली के साथ उजागर करने लगा। अरे तेरे जैसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जो मलिक महाराज श्रीनाथ यादव जैसे महान पुरुष को धोखा दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस बार तुम्हारा टाकरा बहुत गलत शख्स हो गया, तो बेहतर होगा कम कहे को गनीमत जानो और मेरी महबूबा का पीछा छोड़ो। बोला, रुकमनी सिर्फ मेरी है, सादे मैं थी। उसके बाद उसके मुंह का गड़ गया। उसका गुस्सा देखते हुए यकीन हो गया कि उसने मेरे बिछाए हुए जाल में बदन कर। मैं सुकून से उसकी मुसल्लसात सुनता रहा। यूं ही मेरी बारी आई, नहायत मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने से तुम रुकते की मौत मरने से बच जाओ। तुमने एक मासूम को दागदार कर इस गलती पर ही तुम्हारी हत्या करना जायज़ हो जाता है, लेकिन सुधरने का एक मौका दे रहा हूँ। अगर बुद्धि में मेरी बात न बैठी तो जल्द ही तुम्हारी विधवा श्राद्ध दे रही है। हिंदुओं के मुर्दों के नाम का खाना भी उनके निजात के लिए विकलांग को चढ़ाया जाता है और ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, उसे श्राद्ध। 你肯定好，要不要为你一家传情，我不问你这个爱。 हल्के से उखड़ते हुए हिम्मत है तो सामने आकर बकवास कर, ताकि तुम्हें वहीं छेड़ूं जहाँ कहीं। मैं पुरसकून अंदाज करूँ, भौंकने से कोई बहादुर बनता तो ये एहसास कुत्ते उसके मुंह से फिर मुगल्लज़ात का तूफान उबल गया। वो गुस्से की इंतहा को पहुँच गया था। यकीनन उसके सामने होता तो वो कब का मुझ पर हमला के सामने ऊंची आवाज़ में बात कर पाता और मैं उसे खरी खरी सुना रहा था। मैं भी बाजारी अंदाज इख्तियार करते हुए बोला, अबे साले, तुम्हें भौंकने के अलावा कुछ आता भी है? सुबह से ट्याऊं ट्याऊं लगाई हुई है और अपने भले की बात भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठ रही। वो बोला, एक दफ़ा तू सामने गालियाँ शुरू की। मैंने जल्दी पर पेट्रोल छिड़का, कहा, मुझे ढूंढना आसान नहीं है, अलबत्ता तुम पर हर वक्त मेरी नज़र होगी और जब भी मौका मिला सर में गोली मार कर तेरा गंदा भेजा निकाल दूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि रुकमनी और मेरी तलाश का ख्याल दिल से निकाल दें। वैसे भी जहाँ मैं मौजूद हूँ, जहाँ नर्क में चलता हुआ तुम्हारा पिता भी मुझे ढूंढ नहीं सकता। वो गुलगार से बोला, एक बार मैंने कहा था, तेरी वो हालत करूँगा कि सातों जन्म तक रुकमानी का खौफ मेरे दिल से नहीं। मैंने कहा, अबे गाय, रहने देंगे तेरे जैसे चूहे बस लड़कियों के लिए शेर बने, वरना अपने दिल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं मिली। एकदम उसने रास्ता यकीनन अपनी बातों को सुनकर मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। कॉल मुनक़ता होते ही ऐसी नामेज़ लहजे में बोला, तुमने उसे शहीद दबा दिया है। मुझे तो लगता है अभी अभी हमारी तलाश में निकल पड़ा है। मैंने मुतरफ़्फ़े किया, अपने बंदों को चौंक न करना, उनकी ज़रा सी गलती से हमारी जान जा सकती है। वो मुझे तसल्ली देते हुए बोला, बेफिक्र, वो निगरानी हुआ है। इसके अलावा मैंने देवगढ़ में मौजूद अपने लोगों को भी चुकंदा किया। आश्रम से निकलने वाली हर गाड़ी पर उनकी नजर। मैंने कहा, तुम फिर आराम करो। ये कहकर मैंने कहा, वो भी मोमबत्ती बुझाकर अपना बिस्तर में। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुझे रशीद ने आवाज़ देकर जगाया, आकाश भैया हो जाए। मैंने पूछा, क्या हुआ? दस्ती घड़ी का डायल रोशन करके वक्त देखते हुए मैं उठ बैठा। इनसे 4 बजने का ऐलान कर रहे। वो मुतवहश अंदाज में बोला, आश्रम से 2 गाड़ियाँ निकली हैं और उनका रुख इसी जाने है। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, बहुत अच्छी खबर है। लगता है वो पहली रोशनी में हमें घेरना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त इंसान अमूमन उसने तशवीश
लहजा अंदाज में कहा, अब क्या कर? मैंने इत्मीनान से कहा, तुम्हारे करने को कुछ नहीं, बस खुद को सर्दी से लगाओ, दुश्मन को मैं है। वो मुताजिब हुआ, तुम्हारे लहजे से जरा भी नहीं लगता कि दुश्मन हम पर हमला करने आया। मैंने उसकी ढारस सुना, कहा घबराना भी दुश्मन को चाहिए, क्योंकि वो हमारे लगाए हुए शिकंजे में गर्दन रखने आए। उसने मोमबत्ती जलाते हुए पूछा, इनके यहाँ तक पहुँचते हुए कितना वक्त लगे? मैंने कहा, स्नाइपर के लिए कोई मानी नहीं लगता कि दुश्मन कितनी देर में किस तक पहुँचे, वो बस इंतजार करना चाहता है, इसलिए हम अभी अपनी ओर चले जाएंगे। ये कहते हुए मैं जूते चढ़ने लगी। उसने मेरी तकलीफ की। अगले 5 मिनटों में हम बाहर निकल आए। मेरे मशवरे पर रशीद ने एक और मोमबत्ती जला। सर्दी अच्छी खासी बढ़ रही थी, लेकिन हमने गर्म कपड़े पहने। सरकंडों की बाढ़ से निकलते हुए उसने पूछा, कार साथ ले जाएंगे? मैंने नफी से हिलाया नहीं, मैं चाहता हूँ उन्हें जरा भी शुबा न हो, और कार देख कर उनका यकीन पूरा हो जाएगा कि हम कमरों के अंदर ही मौजूद हैं। उसने चुप साथ दी। पहाड़ी की बुलंदी तक पहुँचने में हमें 20-25 मिनट लगे थे। एक मुनासिब जगह का इंतखाब करके मैंने SR-1 बैग से निकाला और पुर्जों को छान लिया। यहाँ एक बात ध्यान में रखिए, स्नाइपर राइफल को सफर करने के बाद अगर उसकी टेलीस्कोप साइड को राइफल से उतार दिया जाए तो राइफल की सिफरिंग में फर्क पड़ जाता है। इस वजह से मैंने SR-1 की टेलीस्कोप साइड को उसके माउंट से नहीं उतारी, ताकि फायर की दुरुस्ती में फर्क न आए। मैगजीन भरकर मैंने राइफल पर चढ़ाई। एक फालतू मैगजीन भरकर साफ रखी, ताकि ज़्यादा दुश्मनों पर फायर करने की तैयारी न हो। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने विंड मीटर के इस्तेमाल से जहाँ से कमरों और कार का फासला ये दिन को ना चुके थे, इसलिए चुपके से राइफल के अकब में लेट गया और इंतजार करने लगा। इस वजह से मैंने SR-1 की टेलीस्कोप साइड को उसके माउंट से नहीं उतारता, ताकि फायर की दुरुस्ती में फर्क ना आए। मैगजीन भरकर मैंने राइफल पर चढ़ाई। एक फालतू मैगजीन भी भरकर साथ रख दी, ताकि ज़्यादा दुश्मनों पर फायर करने की तैयारी मुकम्मल हो। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने विंड मीटर के इस्तेमाल से गुरेज किया। जहाँ से कमरों और कार का फासला भी मैं दिन को नाप चुका था, इसलिए चुपके से राइफल के अदब में लो। रशीद उर्फ सतीश को सर्दी लग रही थी, वो टहलने के लिए पूछने ही लगा था। मैंने डांट कर हरकत करने से मना कर कहा, हरकत बंद, इतनी सर्दी से तुम मर नहीं जाती। उसने कराहते हुए पूछा, सर्दी नहीं? मैंने कहा, लगती है, लेकिन इस नफसी मतलब नहीं कि मैं दुश्मन को चौंका दूंगा। उसने दलील दी, दुश्मन हमारे निगरानी पर मामूल आदमी से होकर ही यहाँ तक पहुँचे। मैंने कहा, अगर साथियों की गफलत से हमें पर वक्त इल्म न होता या दुश्मन कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करके यहाँ तक पहुँच गया हमारे आदमियों की निगरानी करना हो तो सारी हमारा चल जाए। उसने हाथ जरा सी भी हरकत नहीं कर रहा, बस तुम्हारे साथ नहीं था, बस कुछ जुमले फलसफियाना अंदाज में बोला, जहाँ हरकत न करनी हो वहाँ हरकत करने से इंसान हमेशा के लिए बेहरकत किया जा सकता। उसने दिखाई दी कि मेरी कम वक्ती के एक सफरी स्नाइपर का मददगार बनने के लिए दनिश राम को मैं ही नजर आया था। हालांकि उसके पास कई इंतखाब मौजूद थे। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। वो मेरा सीनियर बनाया गया था। इब्तिदा में वो संजीदा रहने और काम से हट कर बात करने पर नापसंदीदगी का इजहार करता था, लेकिन अब उसका मिजाज बदल गया। न जाने उसकी वजह मेरा रवैया था या मेरी गलती पैदा होने के बाद उसकी असल शख्सियत खुलकर सामने आ गई। हम इंतजार करते रहे। अंधेरा मल्क से उजाले में बदला और फिर धीरे धीरे रोशनी फैल गई। तुलुए आफ्ताब से पहले रशीद को कॉल मौसूल, मुख्तसर अल्फाज में पैगाम देकर रास्ता मुनक़ता। वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, बोला, गाड़ियाँ पेट्रोल पंप से दूर कर गई। मैंने एतमाद जाहिर करते हुए कहा, हम भी तैयार हैं। वो इत्मीनान से बोला, जमा का सीगा इस्तेमाल करने की बजाय तुम सीगा वाहिद मुतकल्लम इस्तेमाल करते तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा, यकीन पकड़ो और मुसलमानी पर नजर रखो। हमारा हदफ वो, बाकी तमाम बच भी जाएँ कोई फर्क नहीं करता, अलबत्ता उसकी हलाकत जरूरी है। इसी असना में दो काले रंग की डबल कैबिन गिरफ्तार हुई और दरमियानी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए वो हमारी कार के करीब आकर गाड़ियों की बॉडी में दो हथियार रफ्तार बैठी हुई थी। तमाम के हाथ में फ्लैशर होते थे। गाड़ियाँ रुकते ही वो छलांग लगाकर नीचे उतरी। कैबिनों से भी आदमी बरामद हुए। ड्राइवरों को मिलाकर उनकी तादाद 12 बन रही थी। अब्दुल रशीद ने शनाख्त करवाई। बोला, अगली गाड़ी से उतरने वाले शख्स जिसने सफेद कमीज और धोती बांधी हुई वो
सही मोटा ताज़ा और कठिन शरीर। उसके दाएं हाथ में पिस्तौल मौजूद था। बाएं हाथ के इशारे से वो अपने हाथ में 2 कमरों के चारों तरफ से घेरने के काम गिरा। पहचान का मसला गुजरने के बाद घेर करना दुरुस्त नहीं था। मैंने आदत के बरक्स उसकी पीठ पर दोनों कंधों के बीच में शिस्त साध और इत्मीनान से जिगर करा। उनका सलेंसर की वजह से बिल्कुल हल्की सी झप हुई थी। राइफल के बटन मेरे कंधे को प्यार से थकती थी और SR-1 की 8.65 की गोली उसकी पीठ से घुसकर छाती को फाड़ती हुई वो जोरदार झटके से आंखें गिरा। 900 मीटर के फासले पर तो मैं उसके मुंह में भी गोली मार सकता, लेकिन खोपड़ी में गोली रिसीव करने से वाज़ेह हो जाता कि किसी मुस्तरद स्नाइपर ने गोली चलाई। शीत मुस्तरद सोचा, वाह क्या निशाना है बॉस, मगर मेरे पास दहशत का वक्त नहीं। मेरी राइफल दोबारा पहुंची और उसने आदमी पर गोली चलाई। वो मोहन हमानी को उठाने के लिए झुका तो पहलू में गोली खाकर उसकी तरफ के हुए दुश्मन पर गिरा था। तभी बाकियों को पता चला कि उन पर गोलियां चलाई जा रही। एकदम तड़तड़ाहट की आवाज़ बुलंद हुई। उन्होंने हमारी मुतवक्किल रिहाइश पर गोलियां चलाना शुरू कर। उन अहमकों को अब तक मुझे मालूम नहीं हुआ था कि उन पर फायर किस जगह से आ रहा है, और यही वजह थी कि उन्होंने गाड़ियों की आड़ पकड़ने के लिए वो जाने इस्तेमाल की थी जो मेरे फायर की जद थी। वो अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। जब तक उन्हें पता चलता 3 मजीद लड़ गए थे, और तभी किसी श्यामे के वाबेला करने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती सुधारते और तरफ इतने कम फासले पर SR-1 की जानलेवा गोलियां हवा ही फैला रही थी। सूरत हाल का इदराक होते ही वो गाड़ियों के मुखालिफ जानिब मोर्चा सन हुए। तभी मैंने अगली गाड़ी के आखिरी टायर पर निशाना साधते हुए गोली दाग। जोरदार धमाके से पास वाख्ता होकर इस वक्त हम ताइफ शहर के वस्त से यानी सेंटर से गुजर रहे हैं, और वो सामने नज़र आने वाला बड़ा होटल बुर्जुल ताइफ के नाम से जाना जाता है। मगर गोली 900 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करके उसकी खोपड़ी तक पहुंची, और उनकी तादाद में एक और शख्स की कमी। बच जाने वाले दोनों पहियों के अकब में यूं सिमट गए थे कि उनके जिस्म का कोई उज़्व नजर नहीं आ रहा। मैं चूंकि बुलंदी पर था इसलिए गाड़ी के नीचे नहीं देख पा रहा। मैंने अब्दुल रशीद को मुत्तला किया। उन्हें यहाँ से निशाना बनाना मुमकिन नहीं रहा। मैं चक्कर काट कर उनके पहलू में पहुँचने की कोशिश कर। उसने पेशकश की, मैं उनके साथ चलता। मैंने नज़में सर हिलाते हुए तजवीज़ पेश की, नहीं तुम यहीं अपनी जगह पर खड़े होकर पिस्तौल से इक्का दुक्का फायर करते रहो ताकि वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जह चले। उसने मुंह बनाते हुए कहा, पिस्तौल की गोली उनका क्या बिगाड़ लेगी। मैंने चिढ़ते हुए कहा, मैंने अर्ज की है कि उन्हें मुतवज्जह रखना, इसके अलावा कोई मुतालबा नहीं। उसने अंदेशा उगला, अगर मैं सामने आया तो उनके पास भी राइफलें तो हैं। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा उनके पास स्नाइपर राइफल नहीं है हुजूर, इसलिए वो इतनी दूर से तुम्हें निशाना नहीं बना सके। और मज़ीद वजाहत किए बगैर नहीं। अभी थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 5 मिनट के बाद, हम आपको उस मस्जिद का नज़ारा करवाएंगे जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में नमाज़ पढ़ी थी। उसके सिवा हज़रत अली के साथ मंसूब
ایک مسجد کا بھی نظارہ کروائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مسجد کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر طائف میں تبلیغ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا گیا، جہاں اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی لگا ہوا ہے۔ فی الحال میں آپ کو وہ خون اور پتھر تو اچھی طرح نہیں دکھا سکوں گا، لیکن مسجد کا نظارہ ضرور کرواؤں گا۔ یہاں پر اکثر اوقات زائرین کی ایک بڑی تعداد موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر پولیس کا بھی پہرا ہوتا ہے۔ فی الحال ہم طائف کے سینٹر سے گزر رہے ہیں، اور جس جگہ سے ابھی میں گزر رہا ہوں اس کو کبری حالت یا وسط الطائف کہتے ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو برج نظر آ رہا ہے اس کو ہی کبری حالت کہتے ہیں۔ ابھی جس جگہ سے میں گزر رہا ہوں وہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا، تقریباً 2 سال پہلے اس پر بجلی پڑی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ ٹیلیسکوپ سائٹ میں سے دیکھتے ہی نہایت قریب نظر لگے، اتنے کم فاصلے پر ان چہروں پر چھائی دہشت اچھی طرح دیکھی جا سکتی۔ وہ ظالم اور شکل پر جن کے ہاتھ سے غریبوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے، بلکہ وہ یہ سامنے آپ کو جو نیٹ نظر آ رہا ہے، یہاں پر لڑکے والی بال کھیلتے ہیں۔ اس کو اوپر اور نیچے سائڈوں سے ہر طرف سے نیٹ سے ڈھانپا گیا ہے۔ فاصلہ پہلے سے کم ہوتا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ 500 میٹر سے زیادہ فاصلہ ہے۔ میں نے اندازے کی کنسنٹریشن لیزر رینج فائنڈر میں چکا ہے، لیکن درست راستہ نہ ہونے کے سائٹ کا اندرونی ریفرنس نہیں استعمال ہے۔ البتہ اس وقت میں نے وقت ضائع کرنا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ فاصلہ کم ہو، اور دوسرا میں نے ایک گولی کا اس شر میں نہیں مانی۔ موبائل فون استعمال کرنے والے کو چھوڑ کر میں دوسرے کے کندھے کے بیچ شست ساتھ تک گولی لگ رہی، گولی اس کی چھاتی سے نکل کر پہیے میں اس کا تڑپنا اور پہیے کا زوردار دماغ سے ٹوٹنا ایک ساتھ ہوا۔ موبائل فون والے نے موبائل نیچے پھینکا اور حواس باختہ ہو کر اپنی قدموں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی کلشن کو سنگل راؤنڈ فائر کرنے پر یہ سامنے طائف میں بن داؤد کی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور ہتھیار چھوڑ کر دبا کر روکنے کی کوشش کی۔ میں نے سیفٹی لگاتے ہوئے ایسا ون گن کی طرح کی اور اس کی طرف دوڑ پڑا۔ بھاگتے ہوئے میں نے لاک اس طرح سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پستول پہلے سے یہ بلڈنگ پچھلے 11 سال سے زیر تعمیر ہے جب سے میں آیا ہوں، لیکن ابھی تک یہ مکمل نہیں ہو سکی۔ احمد اور اگر زخم پر کس کر ایک دفعہ مار دیا تو ان ساتھ سے پاس پہنچا۔ میں نے دائیں بائیں سے لاشوں سے وہ خوف زدہ لہجے مہاراج شری ناتھ کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا تو کیا بتایا، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بولا وہ سوئے ہوئے ہیں، بات خدمت کار کو بتایا ہے کہ ان کی جگہ دیں، لیکن
उसने अपनी नई दलील दी, बोला क्या फ़ायदा जब मोहन साहब बाकी ही नहीं रहे। मैं इतना कच्चा नहीं था कि उसकी दलील का रद्द न कर सका। मैंने कहा यकीनन मोहन की कई गैर था महाराज के पास और उनका भला कमा करने के लिए जब भी महाराज को मुबारक उसने तालिबान से बोला था कि महाराज की गैर मौजूदगी में मुलाकात करने पर तब इंतजार नहीं और अगर टूटी गई तो आयश पर क्या बताएंगे जहाँ तमाम मैंने लाश की तरफ इशारा किया, कहा इनके इतने बड़े और इस मकसद को ये बाहर नहीं करना वहाँ मुलाकात होना तो चला तब भी वो रशीद ने आते ही ऐलान किया हमें ये जगह उसकी तरफ ये सामने आपको मीनार नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अभी तमीराती काम चल रहा है। ये मस्जिद हज़रत अली के नाम से मंसूब है और इसको ताइफ की मस्जिद अली कहा जाता है। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है, अभी इसके फ़ौरन बाद 100 मीटर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद आ जाएगी। यहाँ पर कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर गिराए थे। उसका सर पहिए से टकराया और वो लंबा पड़कर एड़ियाँ रगड़ दी। मैंने रशीद को पुकारा जो बात स्टार्ट कर ले जाने दरूद पाक पढ़ लें, अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद आएगी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये आपको पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। ये सामने जो आपको छोटी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब मस्जिद है। यहाँ पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद की वजह से अक्सर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती। पीछे ज़ायरीन मौजूद थे, शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आ सके। और इस जगह को ताइफ में अल-मसरात कहा जाता है और इधर ही ताइफ का वाटर सप्लाई का सिस्टम भी है। यहाँ पर टैंकर के ज़रिए पानी सप्लाई किया जाता है पूरे ताइफ में। नीचे तशरीफ लाकर मेरी मदद कर। अभी मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ। बॉस शुनीद ये है कि दुश्मन की 3 गाड़ियाँ इधर आने के लिए निकल पड़ी। मैंने तसल्ली दी, बेफिक्र रहो, उनके आने से पहले हम जा चुके हैं। उसने नीचे उतर कर पूछा क्या करना है। मैंने काम बताया, इनके हथियार कारगिर्दी की में रखो क्योंकि दुश्मन का असलहा उसके लिए कभी छोड़ा यहाँ पर एक्सीडेंट हो और गया है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ रोड में खड़ी हैं। जाता हुआ दुश्मन के हथियार इकट्ठे करने लगा। मैंने लाशों को डबल कैबिन में हथियार कारगिर्दी की तरह कर मेरा काम बताने लगा। मोहन भिमानी की मैंने उसी तलाश की। उसके हाथ में वॉल्थर P99 पकड़ा हुआ। ये एक बेहतरीन पिस्तौल ये भी 9mm है और इसकी गोलियाँ ब्लॉक में इस्तेमाल हो सकती हैं। मैंने शुक्रिया कहते हुए पिस्तौल अपनी जेब में रखी, मगर वो जवाब देने की हालत में दिखा कि मुझे खुशामदीद कैसे। उसने गले में सोने की काफ़ी मोटी जंजीर डाली हुई थी। ये भी आपको जो सफ़ेद रंग की मस्जिद नज़र आ रही है, यहाँ पर ही ताइफ का वाटर सप्लाई का सिस्टम है। ये देख लें, यहाँ पर टैंकर खड़े हैं, यहाँ से पूरे ताइफ को पानी की सप्लाई की जाती है।
गाड़ियों के अगली सीटों पर उनके लाशें और अपनी नशिस्त पर चार लाशें रखी, नीचे से वो बैठे, 12 लाशें आसानी से गाड़ियों में लग गई। मैंने कार की डिग्गी से एक क्लैशनकोफ और 4 की मैगजीन निकाली और गाड़ी की तरफ बढ़ी। बशीर पूछने वाले की तरफ से मुझे टकरा, लेकिन उसने इसके साथ सिर्फ न सोचा। मैंने अपनी गाड़ी की तरफ चलाने करने पर क्लैशनकोफ लॉक करके स्विफ्ट की लीवर को प्लस पर सेट किया और अंदर चला। ये थी हमारी आज की एपिसोड। मुझे से आप जानते हैं कि कहानी से सब कुछ जारी तो ये किसी पर है इसके अगले एपिसोड आने में थोड़ी काफी हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सिचुएशन को समझते और हमारे सीरीज को फॉलो करते रहें। हमारी कोशिश है कि उससे ज़्यादा वीडियो से तब साथ लेकर आते हैं। तब तक आप हमारी दूसरी सीरीज देख सकते हैं और सिराज टीवी पर आप इस्लामी कहानियाँ देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नवाज़मा राजा ज़ीशान हैदर SS और उसके जिगरी जान सरदार की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की वफा के लिए जद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों की सांस थम जाए। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी। स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर आपके लिए पेश खिदमत है। नए हंगामे, पुरानी दुश्मनी, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान। ये जो साइडों पर आपको सफ़ेद जिंक नज़र आ रही है, ये सऊदी अरब में किसी भी तमीराती साइट पर ये लगानी ज़रूरी है, वरना बल्दिया फ़ाइन दे देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसात बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान में जिसका जिधर दिल करे बजरी रेत वगैरह फेंक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अक्सर औक़ात हादसात होते हैं। यहाँ पर कानून इंतहाई सख्त है। कानून ज़रा भी फ़र्क नहीं करता कि आप खारजी हैं या मुकामी। अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उसको हर सूरत सज़ा मिलेगी, जिसकी वजह से सऊदी अरब बहुत महफूज मुल्क है। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।